तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन के कोट के साथ। एम.एस. स्वामीनाथन कहते हैं, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट। देखो यहाँ पे जो स्वामीनाथन है वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्वामीनाथन जो फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे जो स्वामीनाथन है वो ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कैसे? देखो, किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी हो चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, सबसे बेस में कौन रहता है? सबसे बेस में रहता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हमारा एग्रीकल्चर ज़रा सा डगमगा जाए, ठीक है, जो प्रोडक्शन है, चाहे वो हमारा ग्रेन्स हो, फूड ग्रेन्स हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर वो ज़रा सी डगमगा जाए तो हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाता है। जैसे ही फूड सिक्योरिटी खतरे में आएगी तो इसका जो इफेक्ट है वो अदर सेक्टर्स पे देखने को मिलेगा। देखो, जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो गया, चाहे वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, चाहे वो कोई भी हो गया, XYZ, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, कोई भी जो सेक्टर है, सब सेक्टर के फाउंडेशन में कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर। जब तक हम पे फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक जो एम्प्लॉयमेंट है अदर सेक्टर में फ्लॉरिश नहीं होगी। यही कुछ जो चीज़ है हमारे स्वामीनाथन जी बोलना चाहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर रॉन्ग चला जाता है, गोज रॉन्ग, तो कुछ भी फिर सही नहीं होगा। और यही जो कोट है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है। आपको पता है कि जीडीपी में भले ही इसका जो हिस्सा है कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में बात करूँ तो 90% से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो और आधे से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और आजकल इशू भी चल रहा है, जैसे फार्म प्रोटेस्ट हो गया, फार्मर सुसाइड हो गया विदर्भा रीजन में, ये सारी खबरें आती रहती हैं न्यूज़पेपर के अंदर। तो हमारे CAPF के अंदर, CAPF एग्ज़ाम के लिए, UPSC CAPF एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये आज का एडिटोरियल डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। वैसे ऑलरेडी शाम हो चुकी है, ठीक है। तो देखो, और एक चीज़ और, जो आजकल CAPF का ट्रेंड है वो कैसा है बच्चों, बहुत नॉर्मल होता जा रहा है। और ये पहले भी थोड़ा बहुत था कि दो टॉपिक्स को, जो दो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करके ये क्या करता है, ये आपको टॉपिक देता है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, एक अलग है, एग्रीकल्चर अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके टॉपिक दे देता है और वो आपको लिखने के लिए कहता है, और बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अरे मैंने तो सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, अब क्लाइमेट चेंज को कैसे कनेक्ट करूँ। तो वो सारी चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम एडिटोरियल जो डिस्कशन करते हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक दूर हो जाती है, ठीक है। तो उसी के साथ हमारा जो प्रयास है आपके नॉलेज के बेस को बढ़ाना, उसी के साथ हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, चैलेंजेस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशली बात करूं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये जो हमारा एडिटोरियल है ये ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज की तरफ, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। और अब स्वामीनाथन जी का कोट याद करो, उन्होंने बोला था कि अगर एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग तो नथिंग गोज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है क्या कि 2024 के अंदर जो टेम्परेचर था 1901 से 1900 से बात की गई है यहाँ पे, 1901 से अभी तक का वार्मेस्ट ईयर था। 0.9 डिग्री जो सेल्सियस था वो हाइयर देन था यूजुअल से, जितना होता है टेम्परेचर उससे 2024 जो हमारा अभी पिछला वर्ष गया है उसमें 1 डिग्री मोर और लेस ज़्यादा था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे में डेटा दिया गया, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की। यहाँ पे बताया गया कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी की वजह से, उससे हमारे वीट यील्ड पे 5% फर्क पड़ता है। मतलब कि क्या, कि गेहूं की उत्पत्ति जो 100 होती थी, मिलियन टन होती थी, अब वो 95 मिलियन टन होगी, सिर्फ 1% टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से। और लास्ट ईयर 0.9 डिग्री सेल्सियस था। तो मतलब क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखने को मिल रहा है। ये हमारा एडिटोरियल बताता है और यही सच है, ये रिपोर्ट्स भी बताती है, IPCC की रिपोर्ट्स भी यही कहती है जो हमारा एडिटोरियल कहता है। इसकी वजह से बच्चों प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। जब हमारी मार्केट में फूड कम होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसके जो प्राइस है वो राइज होंगे। क्यों? इकोनॉमी का प्रिंसिपल डिमांड और सप्लाई, यही चीज़ यहाँ पे भी बता रखी है कि इसकी वजह से क्या हुआ, वेजिटेबल्स के प्राइस थे वो 29% बढ़ गए, पोटैटो के प्राइस थे 67% बढ़ गए। तो मतलब कहने की बात ये है क्या कि हमारी मार्केट में जो सब्जियां महंगी हो रही थी, अभी आपने देखा था कि अभी लास्ट जो ईयर था
2024 जो गया था उसके अंदर मार्केट में सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। लोग कह रहे थे कि सब्जियों को तो आग लग रही है। तो ये क्या था, ये हमारी टेम्परेचर की वजह से यील्ड कम हो गई, उत्पत्ति कम हो गई। उत्पत्ति कम होने की वजह से क्या हुआ कि उनके जो भाव है ऑटोमेटिकली बढ़ गए। इसी की वजह से देखो इसका सेक्टर, इसका जो इफेक्ट है आरबीआई सेक्टर पे भी पड़ा है, हमारे बैंकिंग सेक्टर पे भी पड़ा है कि इसी की वजह से जो आरबीआई था, क्योंकि महंगाई चल रही थी मार्केट में, अब महंगाई का जो रीजन था वो क्या था, हमारी सप्लाई कम थी। सप्लाई कम थी क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ था। लेकिन हमारी आरबीआई ने क्या करा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, रेपो रेट था, उसको रिड्यूस नहीं करा। अगर रिड्यूस करता तो मार्केट में पैसे आते तो क्या होता कि और ज्यादा जो महंगाई है वो बढ़ती। ठीक है, यहाँ पे जो महंगाई थी उसका रीजन था सप्लाई, डिमांड नहीं था। डिमांड उतनी की उतनी थी लेकिन सप्लाई कम हो गई थी, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई थी। इसकी वजह से जो आरबीआई है उसने भी अपना जो रेपो रेट है ज्यों का त्यों रखा। ये भी हमने अपने डेली डिस्पैच में देखा था कि आरबीआई ने अपने स्टैंड को मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज नहीं करा। अब देखो इससे होता क्या है बच्चों, कि जो पैसे होते हैं उसकी जरूरत होती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी। हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, कि आपको पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 तक। ठीक है, इसके लिए डेवलपमेंट तो बहुत लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा। उसके लिए डेवलपमेंट ऐसा होता नहीं कि अपनी पॉकेट से पैसे लगाए, उससे लोन लेते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है बैंक से लोन लेती है। अब रेपो रेट कम हुए नहीं तो लोन महंगा होगा, लोन महंगा होगा तो जो कंपनी होगी वो भी अवॉइड करेगी लोन लेना। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारे बैंकिंग सेक्टर, हमारे डेवलपमेंट सेक्टर पे देखने को मिला है। स्वामीनाथन जी का कोट याद करो, बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक्सटेंशन सर्विस। एडिटोरियल में क्या बताया, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। तो जिन बच्चों ने कल हमने क्लास ली थी, अपने अभ्यास लेखन की पहली क्लास थी, उसमें मैंने भी जिक्र किया था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। तो बच्चों क्या होता है ये, कि जो फार्मर्स होते हैं उनको A to Z हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर है काइंड ऑफ। ठीक है, हमारा जो एक्सटेंशन सर्विस सिस्टम है AES जिसे कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम, वन स्टॉप सेंटर है। कोई भी जरूरत होती है इंफॉर्मेशन ETC वगैरह की, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है 109 जो नई जो वैरायटी है, क्रॉप की जो वैरायटी है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो क्रॉप है, इन्होंने लॉन्च करी है। लेकिन फिर भी जो फार्मर्स है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस से। ये सारी प्रॉब्लम, मतलब कि क्या, कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस है ये कहीं ना कहीं अपना काम फॉलो करने के अंदर असमर्थ है। ठीक है, ये पुअर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराती है, ऐसा हमारा एडिटोरियल कहता है। तो देखो कि कितनी भी स्कीम आते हैं, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली जब तक वीक होगा किसी भी स्कीम का, तो क्या होगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। और इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस है, ऑल्थो ये सिस्टम के अंदर है लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ज़्यादा वीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि नए जो इनिशिएटिव्स आते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप को लॉन्च किया, 109 नई वैरायटी को लॉन्च किया, वो कहीं ना कहीं फार्मर्स उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और क्या यहाँ पे बताई गया है, देखो मिसमैच इन प्रोडक्शन एस्टिमेट। देखो गवर्नमेंट जो होती है एस्टिमेट लगाती है कि भाई जो वीट प्रोडक्शन होगा इस साल कितना होगा। इसी बेस पे क्या होता है, आगे के डिसीजंस होते हैं। आगे जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती है, जो इंडस्ट्री होती है, जैसे ब्रेड बनाने वाली, बिस्कुट बनाने वाली इंडस्ट्री, वो डिसीजंस लेती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ एस्टिमेट लगाया था, वो एस्टिमेट जो था पूरा नहीं कर पाई और वो एस्टिमेट हो नहीं पाया। क्यों? इन्फ्लेशन वगैरह आ गई या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ। इन रीज़न की वजह से, इसकी वजह से प्राइस इंस्टेबिलिटी आ गई और जो गवर्नमेंट का स्टॉक्स था वो खुद में ही कम हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताइए। देखो सिंपल चीज़ यहाँ पे क्या बताया, आप इस चीज़ को समझो। इस यहाँ पे ये चीज़ बताइए क्या, कि अगर हमारा स्टॉक कम होगा, ठीक है, हम जितना अनुमान लगाएंगे कितना होगा, उसके हिसाब से अगर नहीं होता तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है अदर सेक्टर पे देखने को मिलता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे बिस्कुट जो खाने से उत्पाद बनता है, जो हमारा खाना होता है, जैसे वीट से हो गया, वीट से बीट बन गई, तो वो कहाँ बनती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में, जो इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पे इसका डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे साफ सीधा हमें समझ आ रहा है क्या, कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टैंड अलोन वो जो है सेक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर जो है अलग से ही खड़ा हुआ है, ये जो है की पिलर है। इसके ऊपर जो अदर सेक्टर हो गए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, चाहे वो हमारा अदर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारे डिपेंड करते हैं। और ये जो सेक्टर है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है किससे बच्चों,
क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, ले ऑफ होगा, और यही चीज़ यहाँ एडिटोरियल में तो ऑल्सो नहीं बता रखी है, लेकिन ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पॉलिसी कंसर्न बता रखा है, ठीक है। देखो पॉलिसी कंसर्न में सबसे पहले आता है हमारा एमएसपी। एडिटोरियल कहता है कि जो एमएसपी है वो इनएफिशिएंट है। मतलब क्या, देखो एमएसपी पहले थोड़ा सा समझ लो। एमएसपी, ठीक है, जो एमएसपी है हमारी गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है कि जो एमएसपी कैलकुलेट करती है, ये कैसे करती है बच्चों, पहले इस चीज़ को समझो। A2 प्लस FL, ये क्या चीज़ होता है, देखो A2 प्लस FL होता है कि जो फार्मर्स की जेब से पैसा लग रहा है, चाहे वो सीड खरीदने के लिए लग रहा हो, चाहे वो फर्टिलाइजर खरीदने के लिए लग रहा हो, A to Z चीज़ लेबर हायर करने के लिए लग रहा हो, वो कोई भी चीज़ लग रही हो, मशीन खरीदने के लिए लग रहा हो, वो सारी चीज़ जो आती है A2 के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद FL फैमिली लेबर, ठीक है, जो लेबर काम करती है, चाहे वो खुद काम कर रही हो, चाहे हमारी फैमिली काम कर रही हो, उसको फैमिली लेबर। तो इन दोनों को एस्टिमेट करके उससे 1.5 गुना ज़्यादा जो है गवर्नमेंट दे देती है। इन दोनों को एस्टिमेट करके उससे 1.5 गुना ज़्यादा क्या गवर्नमेंट दे देती है। लेकिन MS स्वामीनाथन जो फॉर्मूला है वो कहता है कि इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करो, कॉस्ट, ये जो एक चीज़ और ऐड करो, उसको C2 कहते हैं बेसिकली। C2 में क्या आता है, A2 प्लस FL तो आता ही आता है, प्लस इसके साथ जो लैंड हो गया, ठीक है, किसी लैंड पे बुआई तो कर रहे होंगे ना, एग्रीकल्चर जो फील्ड हो गई, ठीक है, उस लैंड को बोलते हैं कि उसका किराया, ठीक है, उसका किराया हो गया। मशीनरी जो हो गई, वो मशीनरी घिस भी रही है, उसको भी इसमें इंक्लूड करो। मतलब जो चीज़ काउंट नहीं करती गवर्नमेंट और जो चीज़ मैटर करती है कि लेट से कैपिटल ले रखा है, पैसा उधारी पे ले रखा है, उसका इंटरेस्ट हो गया, वो भी काउंट करो एमएसपी के अंदर, और उसके बेस पे एमएसपी डिसाइड करो, इसका 1.5 गुना दो, ना कि इसका 1.5 गुना। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है MS स्वामीनाथन और गवर्नमेंट के एमएसपी में, ठीक है। एडिटोरियल क्या कहता है, एडिटोरियल कहता है कि जो गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड कराती है वो इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट कैसे है बच्चों, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है डायरेक्ट कि जो एमएसपी है गवर्नमेंट ने दिया था कितना, 2450 क्विंटल दिया था, ठीक है, वीट के ऊपर, ठीक है, 2450 पर क्विंटल वीट के ऊपर एमएसपी दिया था। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जो था प्रोडक्शन का वो कितना था, 2800 रुपये पर क्विंटल था। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है क्या कि फार्मर को लॉस हो रहा है। और यही चीज़ जो है हमारा एडिटोरियल कहता है कि जो गवर्नमेंट है फार्मर्स को जितना वो डिजर्व करता है उससे बहुत कम प्रोवाइड कराती है। मतलब क्या, पॉलिसी कंसर्न है ये, कि यहाँ पे पॉलिसी में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे एडिटोरियल बोलता है। उसके अलावा रूरल वेज, ठीक है, रूरल वेज, जो लोग रूरल एरिया में काम करते हैं, जिनके पास खुद के खेत नहीं है, जो फार्म वर्कर हैं, ठीक है, यहाँ पे बताया गया, ये पीरियोडिक लेबर सर्वे की रिपोर्ट है। ये कहती है क्या कि इनकी जो सैलरी है, इनकी जो तनख्वाह है, इनके जो उनको जो पैसे मिलते हैं, रूरल वेज वाला जो होता है, जो गांव में काम दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो काम करते हैं, उनकी जो वेज है या तो वो घट रही है, ठीक है, या तो उतनी की उतनी है। तो देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे खुद ही पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन जो वेज है या तो वो स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट उतनी की उतनी है, या तो डिक्लाइन हो रही है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको झेलना पड़ेगा, जो फार्म लेबर है, जो फार्म लेबर है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, फार्म सुसाइड, यही तो निकलेगा, फार्म सुसाइड। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल इशू है ये वाला, इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ये एडिटोरियल बोलता है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि एक नए तरीके का कल्चर हमें देखने को मिल रहा है, क्या, फ्री बी कल्चर। फ्री बी कल्चर मतलब क्या कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन जीतने के लिए थोड़ा सा लालच देती है इलेक्शन से पहले, उसे कहते हैं फ्री बी कल्चर। जैसे मध्य प्रदेश में चल रही है लाडली बहन योजना, ठीक है, हमारी दिल्ली में चल रही है पुजारी योजना, 18,000 रुपये पर मंथ पुजारियों को दिए जा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो एडिटोरियल कहता है कि यार ये जो शॉर्ट टर्म आप मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को बोलता है कि ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा कि क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको सर्विस ही प्रोवाइड नहीं हो पाती, वेज उनकी एकदम स्टक हो रखी है कि ना तो बढ़ती है, बढ़ नहीं रही, डिक्लाइन भी हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एमएसपी जो है वो इनएफिशिएंट है। MS स्वामीनाथन हमेशा पुश करते रहते हैं कि उसके अंदर जो है ये लैंड का भी चार्ज इंक्लूड होना चाहिए, जो हमने देखा था अभी ये वाला C2, जो C2 है MS स्वामीनाथन इसको फेवर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है A2 FL पे देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको कहीं ना कहीं हमें ठीक करने की ज़रूरत है, और यही क्या है, यही है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। और इसी का क्या होगा, इसी का बेनिफिट जो है हमारे
फार्मर्स को देखने को मिलेगा। नहीं तो इसकी वजह से होता क्या है, देखो फार्म लोन ले लेते हैं, उसको वेव करवाते हैं और अल्टीमेटली ये इफेक्ट किसको करता है, टैक्स पेयर की मनी को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे भी बता रखी है। और रिफॉर्म क्या सजेस्ट किए गए हैं, देखो यहाँ पे एडिटोरियल में साथ के साथ रिफॉर्म भी दे रखे हैं। देखो फर्टिलाइजर सब्सिडी रिफॉर्म, अभी कुछ दिन पहले हमने बच्चों ये भी देखा था क्या कि फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है हमारा कंटेमिनेट होता जा रहा है। ये हमने डेली डिस्कशन में डिस्कस भी करा था। हरियाणा पंजाब जैसे इलाके में प्रॉब्लम आ रही है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे बता रखा है कि ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है इसको मर्ज कर दिया जाए जो अदर जो स्कीम्स है, जैसे पीएम किसान हो गई। पीएम किसान में आप सभी को पता है पैसे दिए जाते हैं कैश में। तो यहाँ पे बता रखा है कि ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है अगर इसको हम मर्ज कर देंगे पीएम किसान के साथ तो इसका मिसयूज जो होता है फर्टिलाइजर का वो जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो फंड जब इंटेंडेड जो बेनिफिशियरी है फार्मर्स को मिलेगा तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखी है कि हमें फर्टिलाइजर सब्सिडी में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे बता रखी है, देखो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में दो तरह की सब्सिडी मिलती है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट तो चलो छोड़ो, इसको दो तरह की मिलती है कि जब हम फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फार्म प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे हमें सीड में जो हाई वैरायटी सीड होता है वहाँ पे सब्सिडी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिल रही है, ये सब चीज़ों में हमें सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बता क्या रखा है कि ये जो सब्सिडी दे रखी है, ठीक है, ये जो सब्सिडी दे रखी है इनको अदर स्कीम्स के साथ मर्ज कर दिया जाए। इसके साथ साथ जब हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो क्या करता है कि जब फूड मार्केट में आ जाता है, ठीक है, तो जब जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है जैसे अंत्योदय वगैरह योजना जो हो गई, उन बेचारों को जो फूड प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो यहाँ पे क्या है कि ड्यूअल तरह से गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है। और ये सब्सिडी आती कहाँ से, हमारे टैक्स पेयर की मनी से आती है। तो यहाँ पे इन दोनों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे बताया गया। सजेशन भी दे रखा है कि जो फूड सब्सिडी देती है गवर्नमेंट उसकी जगह एक डिजिटल कूपन प्रोवाइड करा दे। ठीक है, इस डिजिटल कूपन से क्या होगा कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे कि जितने भी 20 तरह के यहाँ पे बता रखे हैं बेसिकली डिजिटल कूपन से जो फूड है उसको एक्सेस कर पाए। बेसिकली यहाँ पे बता रखा है कि देखो सब्सिडी जब मिलती है तो वहाँ पे लीकेज होती है। गोस्ट बेनिफिशियरी एक टर्म होती है। गोस्ट बेनिफिशियरी क्या होता है, जिसको जरूरत नहीं होती वो भी लेता है। ठीक है, जिसकी घर की तनख्वाह 50,000 रुपये है मंथली, वो क्या करता है, वो भी राशन से जो है अपना जो राशन कार्ड है उसको बंद नहीं करवाता, वो जो अनाज है लेना चालू कंटिन्यू रखता है। तो यहाँ पे बता रखा है इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, डिजिटल कूपन। डिजिटल कूपन से क्या होगा, अगर ये डिजिटली होगा तो सारी चीज़ कनेक्ट होगी तो जो गोस्ट बेनिफिशियरी है उनको पकड़ा जा सकेगा। ठीक है, तो जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज है, इंटेंडेड मतलब जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, उनको जो है सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे होगा क्या, बेसिकली जो गवर्नमेंट का बजट जाता है सब्सिडी के ऊपर वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद एक चीज़ और बताई गई है कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम है जो आपस में मेल खाती है, ठीक है, उनको मर्ज कर दिया जाए। क्यों इतनी सारी वेलफेयर स्कीम चला रखी है, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि मनरेगा स्कीम चल रखी है। ठीक है, एक मनरेगा स्कीम आप सभी को पता है कि रूरल जॉब प्रोवाइड कराती है, गांव में जो लोग होते हैं उनको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसको अदर सेक्टर के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे हमारी कृषि संचय योजना जो गई उसके साथ जोड़ दिया जाए। मनरेगा बनकर से जो है नहरें खुदवाओ। और यहाँ पे पीएम आवास योजना बोल रखा है कि जो आवास योजना वाला जो घर का वो कॉन्सेप्ट है, तो इन लोगों से घर बनवाओ। ये क्या होगा, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो बजट है वो थोड़ा सा बचेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। और जो है गवर्नमेंट की जो फंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट बेधड़क रूप से पैसा खर्च करती है, देखती नहीं है, वो कहीं ना कहीं सेव करने की जरूरत है, ये यहाँ पे बताया गया। और ये भी बताया गया कि अगर जो गवर्नमेंट है समझदारी से पैसा खर्च करेगी तो सालाना वो जो 1 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो कहीं ना कहीं बचा सकती है। और ये जो 1 लाख करोड़ है उसको बचा के गवर्नमेंट क्या करे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में, रोड की हो गया, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना हो गया, एग्रीकल्चर मंडी हो गई जिससे फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसमें फिर इस पैसों को खर्च करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा जो है सजेशन यहाँ पे बताया गया इस एडिटोरियल में बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन रिकमेंडेशन यही दी है कि आपको पता है कि 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी जो है भारत को विकसित बनाएंगे कैसे, अगर हमारा जो बेस है वो इतना वीक होगा। तो यहाँ पे यही कर रखा है कि फार्मर्स की इनकम वगैरह बढ़ाने की जरूरत है। और क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टैग्नेंट है, उनकी इनकम जो है बढ़ नहीं रही है, तो जब तक हमारे जो बिल्कुल बेस पे है उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी तो हमारा भारत विकसित कैसे होगा, ये यहाँ पे एक चीज़ बता रखी है। पॉलिटिशियंस का जो बिहेवियर है फ्रीबीज वाला, पॉपुलिस्टिक वाला, कि अपना इलेक्शन जीतने के लिए वो
1,000-2,000 रुपये देते रहते हैं। ये क्या चीज़ है, इसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अपना जो मॉडल है इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ लाना चाहिए कि सबका भला हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का भला हो। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। देखो पॉपुलिस्टिक मेजर हमेशा जो है कंट्री को हार्म करते हैं। पॉपुलिस्टिक मेजर मतलब जो इलेक्शन जीतने के लिए होते हैं, गवर्नमेंट उसकी जगह अगर जो बिजनेस वगैरह है जो है उस एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को लेके आए तो क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ेगा। जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा भारत है वो विकसित भारत बन जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और फाइनली यही बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। यूरिया जो प्राइस हैं जो कब से चेंज नहीं हुए हैं उस पर बहुत हैवीली सब्सिडी देते हैं और उसी यूरिया की वजह से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है, तो उसको कहीं ना कहीं डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। उसको जो उसका जो पैसा है डायरेक्टली वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बेनिफिशरीज को दे दिया जाए ताकि वो फर्टिलाइज़र अपना खरीदे जो नॉर्मल रेट है। इससे होगा क्या, इससे एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे जो सही रूप से कह लीजिए जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होती वो होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बेटर फर्टिलाइज़र यूज़, यही मैं बोलना चाहता था। तो यही सारी जो चीज़ें हैं एडिटोरियल में डिस्कस की गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्यूशन होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है। इसी के साथ आपके लिए आज का क्वेश्चन है पेपर 2 के लिए। बेसिकली ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लिख के देखना बच्चों, क्योंकि लिख के देखोगे तभी क्या होगा, आपका जो डर है, ठीक है, लिखने का जो डर होता है, फियर होता है डेफिनेटली लिखने का, कि हमेशा हम जो लिखना चालू करते हैं उससे पहले हम क्या सोचते हैं कि एकदम परफेक्ट ऐसे लिखेंगे, आज नहीं लेकिन कल लिखेंगे। यही तो सोचते हैं बच्चों कि एकदम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि कोई देखने वाला देखता रह जाए, लेकिन आज नहीं लिखेंगे कल लिखेंगे। तो इसकी जगह ये सोचो कि एकदम घटिया ऐसे लिखेंगे लेकिन कल नहीं आज लिखेंगे। जब आप ऐसा सोचोगे तो आप आज लिखना चालू करोगे और आज लिखते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो ऐसे एकदम परफेक्ट ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन परफेक्शन में भी हमेशा इंप्रूवमेंट ढूंढते रहना है आपको। तो आज से ही शुरुआत करो, इसको लिखने की कोशिश करो। लिख के जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भेजो, बच्चे आपके जो है वो इवेल्युएट करेंगे और मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भी बिल्कुल इवेल्युएट करूँगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो हमारे 2 प्रोग्राम है बच्चों, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों ही स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो अभ्यास लेकर ये तो कल स्टार्ट हुआ था, बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू दिया है इसका। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो ज़्यादा झिझक मत कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोग्राम है, दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। इसको एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो हमारे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने $1 मिलियन का जो है प्राइज़ दिया है। स्टालिन, हम जो हमारे चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के स्टालिन जी, उन्होंने बोला है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको पता है उसकी जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया जा चुका है। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इनको पढ़ा नहीं गया है अभी तक। इसको डेसिफर मतलब कि इसको डिकोड नहीं किया गया है अभी तक, कि पता नहीं है क्या लिखा है। ठीक है, तो हमारे जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं 1 मिलियन का प्राइज़ दिया जाएगा जो इसको डेसिफर करेगा। और ये वैसे भी एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट है तो लगता है मेरे को करना पड़ेगा थोड़ा इसमें मेहनत। तो देखो अब ये जो है हमारा पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, 1 मिलियन का प्राइस दे रखा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा टॉपिक में भी आता है, हमारा सिलेबस में भी है। तो इसकी जो की फीचर्स हैं उसको थोड़ा सा हमें जानना ज़रूरी है। देखो पहले तो ये समझ लो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो चीज़ है ये डिस्कवर किसने करी, सर जॉन मार्शल ने करी। ठीक है, देखो ये जो चीज़ है बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी, डेफिनेटली सारी चीज़ एनसीईआरटी में, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो मैं ऊपर से कहीं से लेके आ रहा हूँ, सारी चीज़ एनसीईआरटी में, लेकिन इस तरह से नहीं दे रखी है। एनसीईआरटी में ऐसे दे रखी है कि आप ढूंढने से भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो उन सब चीज़ों को जो पेपर में पूछते हैं उस फॉर्मेट में यहाँ पे आपको लाया गया है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा के अपनी कॉपी वॉपी नोट्स वगैरह वहाँ पे रख लेना इसको, ताकि पेपर से पहले एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो चलो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ईयर का था 2500 से 1900 BCE था। BCE मतलब कि ईसा पूर्व। ये जैसे हमारा चल रहा है ना 2025 चल रहा है, तो ये 0 से चालू हुआ, ये जो आता है पीरियड ये है हमारा BCE। ठीक है, यहाँ पे 2500 BCE से आया था ये हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, 2500 से 1900 तक। ठीक है, ऐसा आया था। क्या क्या मेन चीज़ें थी इसकी, जो अर्बन प्लानिंग थी। देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से बना हुआ एक सिविलाइजेशन था, जैसे शहर होते हैं वैसे वो सिविलाइजेशन बना हुआ था। उसके बाद फिर रूरल जो है वो इंडिया आया था, देखने को मिला था। उसके बाद फिर से
सिविलाइजेशन आया था। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना है। इसकी अर्बन प्लानिंग कैसी थी, देखो इसके जो बहुत फेमस सिटी है जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो हो गया, यहाँ की खुदाई की गई, यहाँ पे एकदम ग्रिड लेआउट वाले की जो ऐसे ऐसे गलियाँ जाती है, यहाँ से गलियाँ जा रही है, यहाँ से एक राइट एंगल चला गया, यहाँ से राइट एंगल चला गया, ऐसे टाइप के जो ग्रिड एंगल हैं वो वहाँ पे पाए गए। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब वो जो अंडरग्राउंड वाला होता है, सीवर वाला सिस्टम उस टाइम में, तो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे था। पब्लिक बाथ था, आपको पता है ग्रेट बाथ, ये सारी चीज़ थी, जैसे कि स्विमिंग पूल होता है काइंड ऑफ, वैसे यहाँ पे रिलीजियस इसकी वैल्यू थी। तो ये सारी चीज़ें हड़प्पा सिविलाइजेशन में पाई गई थी। आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ पे ईंटों से मकान थे, गोबर से नहीं मकान बना रखे थे, ईंटों से मकान थे, और वो भी पकी हुई ईंटों थे जैसे आज की में होता है। वेट एंड मेजर सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके था, यूनिफॉर्म था। इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, वीट बरले कॉटन उगाती थी, कॉटन का तो साक्ष्य जो है वो पुराणों में भी मिला है, ठीक है। ट्रेड करती थी बहुत ज़बरदस्त मेसोपोटामिया के साथ। इसका एक आपको हैक बताऊंगा मैं। क्राफ्टमैनशिप थी वहाँ पे, ज्वेलरी, पॉटरी, सील्स वगैरह होती थी। सील्स तो हमें पता ही, स्टेलाइट की सील बनती थी। आर्टिशंस थे, मतलब कि जो ये थे क्राफ्टमैनशिप थी वो बहुत ही उच्च दर्जे की थी उस टाइम पे। ये यहाँ पे बोला गया रिटन स्क्रिप्ट थे, डेफिनेटली थे वहाँ पे। पिक्टोरियल टाइप के स्क्रिप्ट थे जिसको अभी तक डेसिफर नहीं, डिकोड नहीं किया गया है। सील पे वो सारी फोटो वगैरह वो क्या है, वही स्क्रिप्ट है यहाँ पे। रिलीजियस वैल्यू थी, प्रोटोशिवा हम सभी को पता है, प्रोटोशिवा जो है उसकी उस टाइम पे पूजा होती है, लेकिन मंदिर के साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताइए। पॉलिथेटिक पॉलीथिस्टिक जो बिलीफ सिस्टम था, क्योंकि वहाँ पे जो कोपर जो वो मूर्ति भी पाई गई थी डांसिंग वुमेन की, तो वो सारी चीज़ें क्या है, रिलीजियस थी। मदर गॉड ये जो है सारी एनसीईआरटी में बता रखा है। देखो बच्चों, इसका एक मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, क्या कि यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे तो वैसे तुम देख ही रहे हो, अभी पहले इस लेक्चर को देख लेना, इसके बाद जाना, ठीक है। यूट्यूब पे तुम सर्च मारना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पूरी सीरीज है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो उस सीरीज को थोड़ा सा देख लेना। जब स्टार्टिंग की सीरीज देखोगे तो जो वहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो जब उसको देखोगे तो तुम्हारे माइंड में एकदम जो का त्यों छप जाएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एकदम तुम्हारे माइंड में छप जाएगी और पेपर में आ गया तो वहाँ से आंसर कर तुम पाओगे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल कुछ साइट्स हैं, इनका नाम थोड़ा सा याद कर लेना बच्चों। हड़प्पा कहाँ पे था, मोहनजोदारो कहाँ पे था, लोथल कहाँ पे था, राखीगिरी कहाँ गया, कोल दीजी कहाँ था, कालीबंगा कहाँ था, हमारे राजस्थान में है, ठीक है, नागेश्वर, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे थी, क्या इंपॉर्टेंस थी। जैसे लोथल था वो क्या था कि डॉक था, वहाँ पे जहाज वगैरह उतरते थे, तो ये सारी चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया हुआ है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, क्योंकि अब तो तमिलनाडु में $1 मिलियन मिल रहा है अगर उसको डेसिफर डिकोड कर दिया किसी ने तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आंसर करो, ठीक है। चीटिंग मत करना, पहले आंसर करने की कोशिश करना, उसके बाद अगर चाहो तो तुम थोड़ा सा इसमें स्टडी कर सकते हो, सर्च मार सकते हो, लेकिन पहले इसका आंसर करो, बाद में देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्राइबल फेस्टिवल, देखो ये फोटो आई थी द हिंदू के अंदर, ठीक है। जो तोड़ा ट्राइब है, तोड़ा ट्राइब कहाँ रहती है, नीलगिरी पे रहती है, ठीक है। जो तोड़ा ट्राइब है वो अभी जो है मोदवर्थ जो फेस्टिवल है वो बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्थो मोदवर्थ फेस्टिवल इतना जानना उसके बारे में तो ज़रूरी है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या कि इंडिया के अंदर जितने भी ट्राइब्स हैं उससे रिलेटेड जो फेस्टिवल है, अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। तो अब तोड़ा ट्राइब हो गई, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, मोदवर्थ फेस्टिवल हमें पता चल गया कहाँ पे मिलती है, नीलगिरी पे मिलती है। तो ऐसे थोड़े बहुत जो हैं और भी ट्राइब्स हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे सोराही फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, झारखंड में। कौन सी ट्राइब करती है, मुंडा और संथाल ट्राइब करती है। क्यों करती है, हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करती है। तो देखो हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी ट्राइबल पीपल है वो जो सेलिब्रेट करते हैं मोर और लेस जो है, जब उगाई करते हैं या फिर उनको काटते हैं फसलों को, तब उसी टाइम पे वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, बेस है। हमने अभी देखा था, स्वामीनाथन जी ने भी बोला था, तो ये चीज़ यहाँ पे भी हमें समझ आ रही है। वैसे ही सेकंड है न्यूखाई, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फर्स्ट प्रोड्यूस होता है उसको कहीं ना कहीं ऑफर किया जाता है, उसी का क्या नाम है,
न्यूखाई, ठीक है। टूसू पर्व कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? संथाल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये भी, ठीक है। उतारी फेस्टिवल कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी कम्युनिटी करती है? कोडावा कम्युनिटी करती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये भी। गवारी राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी कम्युनिटी करती है? भील ट्राइब करती है। मॉनसून जब आता है तो उसको बेसिकली सेलिब्रेट करती है हमारी भील ट्राइब, जिसका नाम है फेस्टिवल का गवारी, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा यूपीएससी सीएपीएफ है उसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? जो पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से वो ज़्यादा क्वेश्चन पिक करता है। जब हमने अपनी री-सीरीज करी थी, कर रहे हैं अभी थोड़ा सा वो हो रहा है, प्रेशर हो रहा है काम का, तो जो री-सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे। री-सीरीज में हमने देख ही लिया था, क्या देखा था कि उसके अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रखे थे? जो पिक्चर्स हैं, पिक्टोरियल व्यू थे हमारी एनसीईआरटी के अंदर, उससे आ रखे थे, या फिर उसमें न्यूज़पेपर में से, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में ये पिक्टोरियल आया था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं बनिहाल बाईपास, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, वैसे सारी चीज़ जो डेली डिस्पैच में हम लेके आते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होती है। बनिहाल बाईपास, अभी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बनिहाल का उद्घाटन करा है। 4 लेन है, तो कौन सा हाईवे पे? नेशनल हाईवे 44 पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। वैसे देखने का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो हमने देख ही लिया, क्या कि नेशनल हाईवे 44 के अंदर है। बाकी जो चीज़ है कौन से स्टेट के अंदर है? वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। बाकी क्या बेनिफिट होगा? देखो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि वो जो जम्मू कश्मीर एरिया आपको पता है वहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वहाँ उस एरिया में जो हमारे लॉजिस्टिक है, हमारे स्पेशली डिफेंस का, उसको लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। टूरिज्म बढ़ेगा, रोड का ट्रैफिक वगैरह वो सारी चीज़ घटेगी, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 के ऊपर है, और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे 44 है। पूरा कश्मीर से लेके ये कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऑल वेदर रोड बनी गया जो हमारे बनिहाल पास है। चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस है। एक चैलेंज है क्या कि मल्टीपल टनल है, मैरोंग, डिगडोल और डिडोल खुनी नाला, ठीक है। ये क्या है? ये भी कंप्लीट होने वाले हैं। वैसे ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं ये, बस ये याद रखना ये वाला 44 वाला, बाकी सारी चीज़ ऐसे ही है, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर करने की कोशिश करना। और ये छोटी नगेट्स न्यूज़ थी कि पाकिस्तानियों को वर्ल्ड बैंक जो है 20 बिलियन जो है डॉलर दे रहा है। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि भाई उनके पास भी अब लैंडिंग आ रही है। तो बस यही चीज़ थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा आई होप आपको आज का जो डिस्कशन है वो अच्छे से समझ आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।